तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके इस प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं लवकुश मिश्रा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आप सब जानते हो कि आपका जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो कट कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। यानी अगर हम फिजिक्स के क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर्स की बात करें तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो इंड कर दिया गया है, वो काट दिया गया है। यानी जो पहला चैप्टर था भौतिक जगत, उसको निकाल दिया गया है। अब आपका जो दूसरा चैप्टर था वो पहला चैप्टर बन गया है। पहला चैप्टर यानी मापन तथा मात्रक पहला अध्याय बन गया है, ठीक है ना। और इस पूरे लेक्चर में आप देखेंगे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम बहुत ही गहराई से पढ़ाने वाले हैं और पूरा फुल एनसीईआरटी बुक से होने वाला है। क्योंकि यूपी हो गया, एमपी, बिहार, राजस्थान, ये कई बोर्ड जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित होते हैं। तो इसलिए हम जो कंटेंट देंगे आपको वो प्योर एनसीईआरटी कंटेंट मिलेगा। इसके शुरू में जितने भी पॉइंट, एक भी पॉइंट कट नहीं किए जाएंगे। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और देखेंगे समय से पहले आपका सारा का सारा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपके इस एसकेएम स्टडी पर कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो हमारे एसकेएम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, मापन तथा मात्रक है इस चैप्टर का नाम। मापन तथा मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये यूनिट एंड मेजरमेंट है, इसलिए इसका जो नाम है वो मापन तथा मात्रक है। यानी इसमें हम लोग मात्रक का मापन करेंगे। ये मापन क्या है, ये मात्रक क्या है। देखो, मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार के निश्चित मात्रा को मानक मान लिया गया है और इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ये मापन क्या है? किसी भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। तो ये इसकी छोटी मोटी डिफिनीशन है। आगे चल के इसके बारे में गहराई से पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। इसमें देखो, इसमें मापने वाली हर चीज होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रतिशत त्रुटि है, परसेंटेज एरर इसमें है, और बीमा कैसे निकालें वो है इस चैप्टर में। बहुत अच्छी चीज है। लंबी दूरियों का मापन कैसे करें, छोटी दूरियों का मापन कैसे करें, इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, ठीक है। कोटिमान क्या होता है, सार्थक अंक क्या होता है, बहुत ही अच्छी भाषा में समझाने वाले हैं आपको, ठीक है ना। तो पहले हम भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं। ये भौतिक राशियां होती क्या है? भौतिक राशियां, इंग्लिश में इसे फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, जरा ध्यान देना। ये भौतिक राशियां क्या होती हैं? देखिए, भौतिक विज्ञान में आने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। यानी इस भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां आएंगी ना, सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। अब भौतिक राशियां क्या हैं? जैसे आप जितना भी फार्मूला पढ़ोगे इस
पूरे भौतिक विज्ञान में वो सब भौतिक राशियां, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, संवेग बराबर बल गुणे आवेग, ये जितने भी आप सूत्र पढ़ोगे ना वो सारे फार्मूले वो भौतिक राशियों में आए। अच्छा, इनकी संख्या क्या होती है? तो इनकी संख्या हम आपको बता दें 700 से 800 के बीच होती है। कितनी होती है? 700 से 800 के बीच। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? तो इसकी डिफिनीशन हम आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं, या जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। चलिए डिफिनीशन लिख लेते हैं, दोनों डिफिनीशन लिखेंगे। देखो, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और हमारे साथ लिखते चलो, पूरी नोट्स बनवा देंगे, साथ ही साथ आपका पूरा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का कंप्लीट करवा देंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। यहां लिखेंगे डिफिनीशन, भौतिक राशियों के अंतर्गत आने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। या दूसरी डिफिनीशन क्या है? जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे भौतिक राशियां कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान समझना कि जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं, या जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, इनकी संख्या क्या होती भौतिक राशियों की? तो आपको बता दें कि भौतिक राशियों की जो संख्या होती है, यहां लिखेंगे भौतिक राशियों की संख्या, भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 के मध्य होती है, भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 700 से 800 के मध्य। तो ये रही इसकी डिफिनीशन। अब ये जो 700 से 800 के बीच भौतिक राशियां हैं पूरे भौतिक विज्ञान में, आप पूरी पढ़ाई कर लो, लेकिन जो भौतिक राशियों की संख्या है वो 700 से 800 तक ही सीमित रहेंगी। हाँ, इनकी खोज धीरे धीरे किया जा रहा है, इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। ठीक है ना? लेकिन याद रखना 700 से 800। अब ये 700 से 800 के बीच जो भौतिक राशियां होती है, ये 3 भागों में बटी है। कितने भागों में बटी है? 3। पहला है सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि और तीसरा है प्रदिश राशि। तो अब यहां लिखेंगे अगली हेडिंग, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के
प्रकार। अगर हम भौतिक राशि के प्रकार की बात करें तो भौतिक राशियों 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सदिश राशि, पहला है सदिश राशियां, सदिश राशियां। दूसरा है अदिश राशियां, अदिश राशियां। और तीसरा है प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ये सदिश राशियां क्या होती हैं। तो पहले इतने का, आप देखिए हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट सभी लोग लें। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सदिश राशि हेडिंग लगाएंगे। वेक्टर क्वांटिटीज इंग्लिश में इसे बोलते हैं, सदिश राशियां। ये सदिश राशियों को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये सदिश राशियां, मैंने कहा पूरे भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों की जो संख्या है वो 700 से 800 के मध्य है। अब इनकी संख्या क्या है? तो इनकी संख्या 700 से 800। कितने प्रकार की है? 3। पहला सदिश, 3 700 से 800 ना 3 भागों में बटी होती हैं। और पहला भाग क्या है? तो पहला भाग है सदिश राशियां। ये सदिश राशि क्या हैं? तो आपको हम बता दें कि सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। अब ये परिमाण का क्या मतलब है? तो परिमाण का मतलब हम आपको ये सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब ये जो सदिश राशि है, मैंने कहा परिमाण प्लस दिशा दोनों होगी तभी सदिश राशि होगा। अगर केवल परिमाण होगा तो अदिश राशि, और ना तो परिमाण हो ना ही दिशा हो तो वो प्रदिश राशि हो जाएगा। जब दोनों हो तो सदिश, जब केवल परिमाण हो दिशा ना हो तो अदिश, और जब दोनों ना हो तो वो प्रदिश हो जाएगा। तो ये सदिश राशि की डिफिनीशन लिख सकते हैं कि, ध्यान देना, इसकी डिफिनीशन अब हम लिखेंगे, जरा ध्यान समझना। इसके डिफिनीशन अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, जरा समझिएगा कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशियां कहते हैं। अब यहाँ बहुवचन मैंने लगा दिया क्योंकि एक सदिश तो है नहीं, ढेर सारी है, इसलिए या कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें एक शब्द आप देख रहे हैं कि परिमाण के साथ साथ दिशा, यानी इसमें परिमाण होना चाहिए और क्या होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए। जब ये दोनों होगा, अब इसको हम समझ लेते हैं परिमाण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना कि जैसे हमारी कार मान लेते हैं
ठीक, ये एग्जाम्पल हम फर्स्ट अगर दे दें, ये तो हम अर्थात करके लिख दे रहे हैं, अर्थात इसी की डिफिनीशन में ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल में अगर हम लिखें पहले में, जैसे हमारे पास वेग हो गया, अभी देखिए दो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण ये भी सदिश है, बल ये भी सदिश है, संवेग ये भी सदिश है, आवेग ये भी सदिश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी, इत्यादि कर देते हैं। ढेर सारी सदिश राशियां हैं। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें, अब ये कैसे क्लियर होगा कि ये सदिश है, तो देखो हम एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब हमारी कोई कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूरब की ओर जा रही। ईस्ट माने पूरब। जैसे कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के पूरब 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, किससे प्यारे बच्चों, वेग से, यहां पर लिख देंगे वेग, पूरब की ओर जा रही है। अगर चाल कहेंगे तो अदिश हो जाएगा, लेकिन यहां वेग लगाएंगे क्योंकि ये सदिश राशि है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूरब की ओर जा रही है, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये पूरा परिमाण हो जाएगा, और जो पूरब जा रही है दिशा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, परिमाण भी देख रहे हो और दिशा भी देख रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें कितनी राशियां हो गई, दो, परिमाण के साथ साथ दिशा। तो इसे हम लिखेंगे, यदि कोई कार, इस एग्जाम्पल के लिए चित्र से, यदि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूरब की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा परिमाण है तथा पूरब की ओर दिशा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा परिमाण है तथा पूरब की ओर दिशा है, पूरब की ओर दिशा है, ठीक है ना। ये रही बात। तो कुल मिला के अगर सदिश है तो उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। अदिश में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, अब हम अदिश के लिए बात कर लेते हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं, किसे कहते हैं अदिश राशियां, तो जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर लिखते हैं अदिश राशियां, ठीक है ना। अदिश राशियां, अदिश राशियां, ये इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज बोला जाएगा, स्केलर क्वांटिटीज बोला जाएगा। अब ये अदिश राशियां क्या होती हैं, तो वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, वे भौतिक राशियां
जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यहां लिखेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिसमें जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है, नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, इसके एग्जाम्पल पहला ले लें, जैसे दूरी, दूरी एक अदिश राशि है, चाल भी एक अदिश राशि है, आवेश भी एक अदिश राशि है, विद्युत ऊर्जा भी अदिश राशि है। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा में कोई ऊर्जा ले लीजिए, सब अदिश होता है, ठीक है ना। और विद्युत ऊष्मा भी अदिश राशि होता है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है, इत्यादि, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा में कोई हो, सब अदिश है। अगर इसके हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें चित्र की सहायता से, जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिख दें। अब यहाँ पे यही कार ले लें और कह दें इसे एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। ये ईस्ट मान लेते हैं, ये वेस्ट मान लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे देखो इसमें 4 डायरेक्शन है और हम कह दें एक कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। अब किधर जा रही ये नहीं पता है, केवल हमें परिमाण पता है, इसलिए इसका दिशा अज्ञात है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह केवल अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या है? वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है और एक एग्जाम्पल यहाँ। इसके लिए आप लोग लिख देना कि यदि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, इसमें वेग लिखेंगे, इसमें चाल, क्योंकि चाल अदिश है, चाल से जा रही है। अब कहाँ जा रही है पता नहीं है, बट जा रही है, स्पीड पकड़े हुई है। तो जब दिशा ज्ञात ना हो तो समझ लेना वो अदिश है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे नंबर की ओर चलेंगे, प्रदिश राशियां क्या होती हैं। तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम तीसरी नंबर राशि प्रदिश राशि के बारे में देखते हैं कि प्रदिश राशियां होती क्या हैं। प्रदिश राशियां इंग्लिश में टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना, टेंसर क्वांटिटीज। ये टेंसर क्वांटिटीज है। अच्छा, प्रदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिसमें ना तो परिमाण होता है और ना ही दिशा होती है, उसे हम प्रदिश राशियां कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम प्रदिश राशियां कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वे भौतिक राशियां जिसमें ना तो
परिमाण होता है, ना तो परिमाण होता है और ना ही दिशा होती है। दिशा होती है, उसे प्रदिश राशियां कहते हैं। उसे प्रदिश राशियां कहते हैं। देखो, ये ऐसी भौतिक राशियां, मैंने कहा पूरे 7 प्रकार की भौतिक राशियां, 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं और वे 7 भागों में बटी हैं। 700 से 800 होती हैं। ये 700 से 800 3 भागों में बटी हैं। लास्ट भाग क्या है? प्रदिश राशियां। ठीक, अब प्रदिश राशियों में ना ही परिमाण होता है, ना ही दिशा होती है, इसे हम प्रदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन सी राशियां प्रदिश राशियां हैं? तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें जो है प्रतिबल, ये प्रतिबल में ना ही परिमाण होता है, ना ही दिशा होती है। ऐसे ही विकृति में भी ना ही परिमाण होता है, ना ही दिशा होती, इत्यादि। ऐसे ढेर सारी राशियां हैं जो प्रदिश राशियों का एक उदाहरण है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम प्रदिश राशियों के बारे में जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हेडिंग्स है ना, ये आपके क्लास 9th की चीज़ें हैं और थोड़ा जिक्र किया गया है आपके 11th में, तो मैंने कर दिया। अब हम थोड़ा जानते हैं कि पद्धतियाँ क्या चीज़ होती हैं। पद्धतियाँ, ठीक है ना, कितने प्रकार की होती हैं, तो ज़रा ध्यान से समझना, ये पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, पद्धतियाँ जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, ज़रा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको। पद्धतियों के प्रकार, पद्धतियों के प्रकार। ठीक, ये पद्धतियां क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखिए, पहली ना पूरी पद्धतियां 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला है मीटर किलो यम के एस पद्धति। ये यम के एस पद्धति है। इसे हम अगर पूरा नाम दें तो मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। ये मीटर किलोग्राम और क्या बोलते हैं इसे? सेकेंड। ठीक है ना? यम केस का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। फिर अगर हम दूसरा ले लें, सीजीएस पद्धति होता है, सीजीएस, ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है ना? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो है, ये दूसरी पद्धति हो गई। अब है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है ना? फुट पाउंड सेकेंड, ये 3 हो गया। और चौथा है एसआई पद्धति। एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो कुल मिला के 4 पद्धतियां होती हैं। किसी भी दूरी को हमें मापना है तो हम 4 पद्धतियों से माप सकते हैं। कितने प्रकार से माप सकते हैं? 4 प्रकार से माप सकते हैं। पहला एमकेएस, दूसरा सीजीएस, और तीसरा एफपीएस, और चौथा नंबर एसआई। जैसे हम कोई एक दूरी का मात्रक लिखें तो दूरी का मात्रक
माँ करके लिखा रहे, समझ लेना दूरी का मात्रक है। अगर हम दूरी का देखो, पहला जो सेक्टर है ये MCF, ये दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, ये दूरी का मात्रक बताता है, ठीक। और ये जो है बीच वाला ना, ये द्रव्यमान का मात्रक बताएगा, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये वजन को मापता है। और तीसरा नंबर समय का मात्रक। तो अगर हम दूरी का मात्रक MKS में ले तो देखो, दूरी का MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो पहला अगर मात्रक ले तो मीटर हो जाएगा, मीटर को M से प्रवेश करते हैं। और CGS पद्धति में हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी पहला नंबर दूरी का मात्रक है, दूसरा नंबर द्रव्यमान का मात्रक है, तीसरा नंबर समय का मात्रक है। तो दूरी के 4 मात्रक बता सकते हो SI में भी लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे MKS में हो गया, फिर CGS में हो गया, शांत रहो, फिर CGS में हो गया सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर ये PS की बात करें तो हो जाएगा फुट, यानी FT। और SI की बात करें तो ये हो जाएगा किलोमीटर। तो दूरी के कितने मात्रक हो गए? 4। ऐसे विस्थापन के भी 4। तो ये 4 पद्धतियों का उपयोग हम दूरी में, विस्थापन में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई में भी करते हैं। अब हम द्रव्यमान का ले लेते हैं। द्रव्यमान का बीच में बताएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा चारों पद्धतियों में। द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है ना। तो देखो, द्रव्यमान याद रखना प्यारे बच्चों, SI का जो मित्र है वो MKS है। SI का मित्र क्या है? MKS। तो अगर हम द्रव्यमान की जब बात करेंगे तो द्रव्यमान में MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, kg। और CGS पद्धति में ग्राम होगा, या PS में पाउंड होगा, PD। लेकिन अगर SI में कोई पूछ ले तो SI में भी क्या होता है? किलोग्राम ही होता है, ठीक है। ये किस पद्धति के मात्रक हैं? MKS, ये CGS, ये वाला FPS, और ये SI। द्रव्यमान में अगर बात करोगे ये MKS का हो जाएगा, ये CGS का हो जाएगा, ये FPS का हो जाएगा, और ये SI का हो जाएगा, ठीक है ना। तो MKS का काम कौन करता है? SI, याद रखना। अब हम समय का ले लेते हैं। समय का MKS पद्धति में मात्रक देखो, MKS में ये लास्ट वाला, सेकेंड वाला जो दिखाई पड़ रहा है, ये समय का मात्रक। तो आप MKS में भी देख रहे हैं सेकेंड ही है, CGS में भी सेकेंड है, या PS में सेकेंड है, और SI में घंटा होता है। क्या होता है? घंटा। ये सब में सेकेंड ही है, सब में सेकेंड है। लेकिन अगर SI में पूछोगे आवर हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पद्धतियों का उपयोग करेंगे, ठीक। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग राशियों के बारे में जानेंगे। अभी हमने पढ़ा भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, प्रदिश राशि। और जो सदिश राशियां हैं उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसे सदिश कहेंगे। अदिश में जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे हम अदिश कहते हैं। और जिसमें ना तो परिमाण हो और ना ही दिशा हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदिश। अब देखिए राशियां, ये राशियां क्या होती हैं? देखिए राशियां ना 2 प्रकार की होती हैं। अच्छा, ये क्वांटिटीज क्या हैं? क्वांटिटीज का मतलब है कि एक मात्रा, जिसमें एक संख्या, ये राशियां किसका बोध करा रहा है? संख्या का। तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। ध्यान देना, राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2। अच्छा,
इसकी अगर डिफिनीशन कोई पूछ ले कि राशियां क्या होती हैं, तो आप कहोगे जिससे संख्या की जानकारी होती है, जिससे संख्या की जानकारी होती है, उसे राशियां कहते हैं। किसकी जानकारी होगी इसमें? संख्या की। जैसे देखिए पूरे मैंने कहा भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 के मध्य होता है पूरे भौतिक विज्ञान में। लेकिन अगर हम मूल राशि की बात करें, मूल राशि, तो मूल राशियों की संख्या 7 ही होती है। जैसे अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ले लें, तो मेन उसमें कार्यकर्ता 2 लोग ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, 2 लीडर मेन, बाकी तो ढेर सारे हैं। तो जो मेन है ना, उनको हम मूल कार्यकर्ता बोलते हैं। ऐसे ही पूरे भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 है, लेकिन मूल राशियों की अगर बात करें तो केवल 7 होती है। तो कुल मिला के ये तो राशियां हो गई। अब हम लोग राशियों के प्रकार की अगर बात करें तो मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना। मूल राशियां, अच्छा मूल राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां, या ऐसे हम कह सकते हैं जो राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। किससे स्वतंत्र होती है? एक दूसरे से। मतलब पहली राशि का गुण दूसरे राशि से बिल्कुल नहीं मिलता है। याद रखना, मूल राशि कब कहलाएगा? जब पहली राशि का गुण दूसरे राशि से नहीं मिलेगा, दूसरी राशि का गुण तीसरी राशि से नहीं मिलेगा। मतलब जितने भी सातों हैं, जैसे इसकी डिफिनीशन मैंने क्या बोला, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से फ्री होती हैं, बंधी नहीं होती हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। तो हम कहेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कहते हैं। अब बात आती है मूल राशियां कितनी होती है? तो मूल राशियों की संख्या कुल 7 होती है। कितनी होती है? 7। अब जरा ध्यान देना, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान,
तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, विद्युत, ज्योति तीव्रता, पहले ज्योति तीव्रता लिखेंगे, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, और सातवां नंबर है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की। तो कुल मिला के मूल राशियों की संख्या कुल 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। मूल राशियां एक, यहां पे आपने पॉइंट देखा होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। एक दूसरे से स्वतंत्र का मतलब है लंबाई का गुण द्रव्यमान में है क्या? लंबाई तो इस तरीके से नापते हैं ना। द्रव्यमान क्या है? एक वजन है, एक वजन। तो बताओ दूरी को वजन से तुलना कर सकते हो क्या? आदमी की तुलना हम भैंस से कर सकते हैं का? रेलवे गाड़ी की तुलना बाइक से कर सकते हो क्या? उसी तरीके से ये जैसे डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट, वैसे ही लंबाई की तुलना द्रव्यमान से नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग राशियां होती हैं। इसका गुण इसमें 1% भी नहीं मिलता, इसका गुण इसमें 1% नहीं मिलता, इसका गुण इसमें 1% नहीं मिलता, इसका गुण 1%। मतलब ये सारी जो भौतिक राशियां देख रहे हो सब डिफरेंट है। तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र, उसे मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अब देखो, अब दूसरे नंबर पर आ जाता है व्युत्पन्न राशियां, डेरिवेड क्वांटिटीज। दूसरा नंबर व्युत्पन्न राशियां, इंग्लिश में इसे डेरिवेड क्वांटिटीज कहते हैं। डेरिवेड क्वांटिटीज इंग्लिश में। अब इसकी डिफिनीशन की अगर बात कर लें व्युत्पन्न राशियां की, तो किसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। किसकी सहायता से? मूल राशियों की सहायता से। मिट्टी की सहायता से ईंट बनता है। मिट्टी की सहायता से क्या बनता है? लोहे की सहायता से बेंच बनी है ना। इस लोहे को हम कई रूप दे सकते हैं। इसी लोहे से हम रेल की पटरी बना सकते हैं, इसी लोहे से हम बेंच बना सकते हैं, इसी लोहे से गाटर बना सकते हो। लोहे को कई रूप दे सकते हो। उसी तरीके से मूल राशियां से क्या बन जाएंगी? व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों की सहायता से क्या बन जाएगा? व्युत्पन्न राशियां बन जाएगा। सहायता किसकी लेनी पड़ेगी? मूल राशियों की। तो जब एक की सहायता से दूसरा बन जाए तो समझ लेना कि वो कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां। अगर आपको कोई टीचर पढ़ाया और आप बन गए आईएएस, तो आप उसकी सहायता से बने कि नहीं? तो आप कौन सी राशियां हो जाएंगे? व्युत्पन्न राशियां। याद रखना, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सहायता से कुछ बन जाए तो वो किस राशि में आ जाएगा? व्युत्पन्न राशि में। इसीलिए
वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है उसे व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की एग्जाम्पली ग्रेसिया उदाहरण के लिए देखो, अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लो तो जो व्युत्पन्न राशियां होती है जैसे चाल, क्या है? चाल। चाल चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी माने लंबाई और ये है समय। तो चाल में दूरी आया और समय आया, तो ये बताओ दूरी और समय किसका है? मूल राशियां का। तो ये चाल किसकी सहायता से बन गया? मूल राशियों की सहायता से। बना कि नहीं बना? अब कुछ भी लिख सकते हो, चाल हो गया, दाब हो गया, है ना, वेग हो गया, इत्यादि ढेर सारे ऐसे हैं जो किसकी सहायता से बनते हैं। लगभग काफी सूत्र इससे बन जाते हैं मूल राशियों की सहायता से। तो ये रहा हमारा मूल राशियां और ये रहा व्युत्पन्न राशियां। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। हाँ, तो अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब हम लोग जानेंगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखो, ये मूल मात्रक होते क्या है? मूल मात्रक मूल राशियों के होते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों के होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, ये बताओ मूल मात्रक क्या है? वे मात्रक, अभी मैंने मूल राशियों की डिफिनीशन में बताया कि वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं उसे मूल राशियां कहते हैं। वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियां कहते हैं। और मूल मात्रक क्या है? वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, लेकिन मात्रक पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। पूर्णतया का मतलब थोड़ा सा भी गुण मात्रकों के आपस में नहीं मिलते। राशियों में साथ में तो नहीं मिलते, लेकिन बाहर से अगर बात किया जाए तो कुछ न कुछ मिल जाते। ध्यान समझना क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा मूल राशियों में उसकी डिफिनीशन कर रही है कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी जो 7 राशियां हैं उससे तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन और जो राशियां हैं उसमें कुछ न कुछ गुण मिलते हैं। डिफिनीशन सही लग रहा है।
लेकिन अगर मूल मात्रकों की बात करें तो मूल मात्रक में वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। जरा डिफिनीशन लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखो, वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। उसे मूल मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। पूर्णतया का मतलब मैंने कहा कि अगर 7 मूल राशियां हैं तो 7 मूल मात्रक भी होते हैं। उन्हीं 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक। लंबाई, देखो मूल राशियां क्या थी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अब मूल मात्रक क्या? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर, मोल। ये मूल मात्रक है। तो यहां पे मूल मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन। ध्यान देना, मैंने कहा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो तीव्रता का मात्रक क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर। ध्यान देना, देखो मैंने ये बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, टेम्परेचर है ना, इसका क्या होगा? केल्विन, और जो तीव्रता का कैंडिला क्या होता है? कैंडिला, एम्पियर, और इसका क्या होता है? मोल। अब देखो यहां पे सेटिंग मिलाओ, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, यहां पे क्या होगा? कैंडिला, एम्पियर, और 7वां मोल। देखो 7 मूल राशियां थी ना, अभी अभी मैंने बताया 7 मूल राशियों के साथ क्या हैं? मूल मात्रक हैं। ये जो मूल मात्रक बने हैं ना, ये मूल राशियों की सहायता से ही बने होते हैं। ठीक, तो मूल मात्रक किसकी सहायता से? मूल राशियों के। 7 मूल मात्रक तो उसके 7 मूल राशियां। तो वे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतया का मतलब मीटर की तुलना हम किलोग्राम से नहीं कर सकते। 700 से 800 के बीच जितनी भी राशियां हैं, मीटर की तुलना हम किलोग्राम से कतई नहीं कर सकते। किलोग्राम की तुलना सेकंड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये वजन है, ये टाइम है। वजन की तुलना टाइम से कर सकते हो का? एक तराजू पे 2 घंटा रखो, 2 घंटा समय,
और एक तराजू पे 2 किलो रख दो, तुम बैठ जाओ तो देखो तौलो कितना आएगा। तो अब रखोगे कैसे, समय को कैसे रखोगे भाई, फंस जाएगा मैटर। तो इसका कंपैरिजन हम कभी नहीं कर सकते। ऐसे केल्विन है, ऐसे कैंडेला, एम्पियर, मोल। तो ये रहे हमारे मूल मात्रक। अब हम व्युत्पन्न मात्रक की बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? डेरिवेड यूनिट, डेरिवेड यूनिट। अब जरा ध्यान देना, व्युत्पन्न मात्रक। अभी मैंने व्युत्पन्न राशियों में क्या बताया? व्युत्पन्न राशियों में बताया कि वे मात्र, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां था ना, इधर मूल राशि था, इधर व्युत्पन्न राशि था। तो व्युत्पन्न राशियां किसकी सहायता से प्राप्त होती थी? मूल राशियों के। तो ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये किसकी सहायता से प्राप्त होगा? मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होगा। इसकी डिफिनीशन में बोलेंगे, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ध्यान से समझना, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब अगर व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल बात करें, इजी उदाहरण के लिए, जैसे हम कहते हैं क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक, क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ध्यान से समझना कैसे हुआ मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणिते चौड़ाई। अगर हम लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक लें मीटर होगा, और चौड़ाई का भी एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर। तो ये बताओ क्षेत्रफल के कितने घटक होते हैं? 2। कितने घटक? हाथ में अंगुलियों के कितने घटक? 10। पैर में अंगुलियों के घटक 10। सर में बालों के घटक अनंत, है ना। शरीर में आंखों के घटक 2, कानों के घटक, मतलब संख्या यहां पे लंबाई और चौड़ाई 2 घटक हैं। आयतन में कितने घटक होते हैं? 3। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसलिए वहां पे कितने घटक? 3। यहां पर कितने घटक? 2। ये है घटक। अगर 2 घटक है ना तो मीटर स्क्वायर, 3 घटक हैं तो मीटर क्यूब, 4 घटक है मीटर के पावर 4, 1 घटक है केवल मीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर को एम से, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर में मीटर का गुणा। तो व्युत्पन्न यानी क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया? आगे देखो, ये पहला हो गया एग्जाम्पल। दूसरा आयतन का व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। भाई साहब ये बता दो,
लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो ये बताओ 3 मीटर बन गए ना। अगर 3 मीटर बन गए तो मीटर के घाते 3, तो आयतन का व्युत्पन्न मात्रक क्या बन गया? बना कि नहीं बना? इस तरीके से हम व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रकों को ज्ञात कर सकते हैं। लिखिए